तो आज तारीख है 2 दिसंबर 2025 और हमारे सामने है भारत मौसम विज्ञान विभाग का आज सुबह का बुलेटिन। अब देखने में तो ये सिर्फ कुछ पन्नों का दस्तावेज लगता है, लेकिन असल में ये भारत की ऊपर चल रही हवाओं की एक बड़ी जंग का ब्यौरा है। बिल्कुल। एक तरफ से आप कह सकते हैं कि समुद्र की नम और गर्म हवाएं हैं जो जमीन पर कब्जा करना चाह रही हैं, और दूसरी तरफ पहाड़ों से आती बर्फीली और सूखी हवाएं हैं जो उन्हें पीछे धकेल रही हैं। और इसी टकराव का नतीजा हमें देश के अलग अलग कोनों में दिख रहा है। जी। कहीं बाढ़ का खतरा है तो कहीं कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कहीं इतना घना कोहरा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो आज हमारा मकसद इसी टकराव को समझना है। हम इन आंकड़ों और चेतावनियों के पीछे की जो कहानी है उसमें थोड़ा गहराई से उतरेंगे। बिल्कुल। तो आज हम 3 बड़े मौसमी मोर्चों पर ध्यान देंगे। पहला और सबसे ताकतवर मोर्चा वो है बंगाल की खाली में, जहां एक डिप्रेशन दक्षिण भारत के लिए मुसीबत बना हुआ है। जी। दूसरा मोर्चा उत्तर भारत में है, जहां शीतलहर ने दस्तक दे दी है। और तीसरा मोर्चा है पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का, जहां कोहरे की चादर बिछी हुई है। तो चलिए सीधे उस सिस्टम पर चलते हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा असर डाल रहा है, बंगाल की खाड़ी का डिप्रेशन। जरूर। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये सिस्टम इस समय बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम इलाके में है और इसकी लोकेशन चेन्नई से सिर्फ 40 किलोमीटर पूरब दक्षिण पूर्व में है, मतलब तट के बेहद करीब है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ये असल में कुछ दिन पहले जो चक्रवाती तूफान दितवा आया था, ये उसी का बचा कुचा हिस्सा है। 1 मिनट, बचा कुचा हिस्सा, इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो तूफान खत्म नहीं हो गया था? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक जो ताकतवर चक्रवात होता है वो एक तेज घूमते हुए लट्टू की तरह होता है। ओके। जब ये जमीन से टकराता है तो इसकी ताकत कम हो जाती है, जैसे लट्टू धीमा पड़ जाता है ना? हाँ। लेकिन वो पूरी तरह रुकता नहीं है। उसका एक घूमता हुआ कमजोर हिस्सा समुद्र में रह जाता है। अच्छा। उसमें ताकत भले ही कम हो, लेकिन नमी और बारिश कराने की जबरदस्त क्षमता होती है। तो ये वही बचा खुचा या अवशेष सिस्टम है जो अब तट पर असर डाल रहा है। समझ गई। तो ये एक तरह का जख्मी शेर है जो अभी भी खतरनाक है। बिल्कुल। और 40 किलोमीटर की दूरी का मतलब तो है कि इसका असर सीधे सीधे शहर पे पड़ रहा होगा। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट बताती है कि कल रात से आज सुबह के बीच सिर्फ चेन्नई के नुंगमबक्कम स्टेशन पर 17 सेंटीमीटर यानी करीब 170 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। 17 सेंटीमीटर? इसे आसान भाषा में कैसे समझें? ये मतलब कितनी ज्यादा बारिश है? इसे ऐसे समझिए कि कुछ ही घंटों में शहर पर इतना पानी गिरा है जितना कई बार पूरे महीने में भी नहीं गिरता। ओहो। इसका सीधा मतलब है कि शहर की जो ड्रेनेज व्यवस्था है उस पर जबरदस्त दबाव है। निचले इलाकों में पानी भरने और ट्रैफिक के थम जाने की पूरी आशंका है। तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि शहर की रफ्तार पर लगा एक ब्रेक है। सही कहा। मुझे इस रिपोर्ट में एक और बात थोड़ी अजीब लग रही है। इसमें लिखा है कि ये सिस्टम पिछले 6 घंटों में सिर्फ 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ा है। जी। ये तो किसी इंसान के पैदल चलने की रफ्तार से भी कम है। कोई तूफानी सिस्टम इतना सुस्त क्यों है? और यही इसकी सबसे खतरनाक बात है। अच्छा। जब कोई सिस्टम तट के इतने करीब आकर इतना धीमा हो जाता है तो वो एक ही जगह पर घंटों तक अपनी सारी नमी उड़ेलता रहता है। मतलब एक ही जगह पर टिका रहता है? हाँ, वो एक जगह पर अटके हुए शावर की तरह काम करता है जो लगातार पानी बरसाता रहता है। अगर ये तेजी से गुजर जाता तो शायद इतनी बारिश ना होती। ओके। इसकी धीमी चाल ही बेहद भारी बारिश का कारण बन रही है। बेहद भारी बारिश, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं। मौसम विभाग की भाषा में इसका कोई खास मतलब होता है क्या? हाँ बिल्कुल। जब मौसम विभाग भारी बारिश कहता है तो उसका मतलब होता है 24 घंटे में 6 से 12 सेंटीमीटर बारिश। ठीक है। बहुत भारी बारिश का मतलब है 12 से 20 सेंटीमीटर और बेहद भारी बारिश का मतलब है 20 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। तो जब उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए बेहद भारी बारिश की चेतावनी है तो इसका मतलब है कि प्रशासन और लोगों को बाढ़ जैसी गंभीर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। एकदम। तो मतलब सिर्फ पानी ही नहीं बरस रहा, साथ में हवा भी होगी। रिपोर्ट में हवा की रफ्तार के बारे में क्या जानकारी है? हवा भी एक बड़ा खतरा है। उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। लेकिन बीच बीच में इनके झोंके 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। 65 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब हाईवे पर सामान्य रफ्तार से चलती हुई कार जितनी तेज हवा? जी। ऐसी हवा में तो छोटे पेड़, बिजली के खंभे या कमजोर घरों की छतों का टिकना भी मुश्किल हो सकता है।
बिल्कुल। और इसका असर मछुआरों पर तो बहुत बुरा पड़ रहा होगा। हाँ, वो तो होगा ही। बहुत बुरा। इसीलिए रिपोर्ट में बहुत सख्त भाषा का इस्तेमाल किया गया है। मछली पकड़ने के कार्यों का पूर्ण निलंबन, यानी पूरी तरह से रोक। पूरी तरह से रोक। साफ निर्देश हैं कि 3 दिसंबर की सुबह तक किसी भी मछुआरे को दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र के तटों के पास समुद्र में नहीं जाना है। और समुद्र की हालत भी खराब बताई गई है। समुद्र की हालत बहुत अशांत बताई गई है, यानी लहरें बहुत ऊंची और खतरनाक होंगी। तो दक्षिण में कहानी पूरी तरह पानी, नमी और तेज हवाओं की है। लोगों को अगले 24 से 48 घंटे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जी। लेकिन अगर हम भारत के नक्शे पर थोड़ा ऊपर की ओर चलें तो कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। बिल्कुल। यहाँ पानी भाप बनकर नहीं बल्कि बर्फ बनकर जमने की तैयारी में है। चलिए अब इस जंग के दूसरे मोर्चे पर चलते हैं, उत्तर भारत की शीतलहर। जी। दक्षिण में जहां नम हवाएं हैं, वहीं उत्तर और मध्य भारत में पहाड़ों से उतरती सूखी और बर्फीली हवाओं का राज शुरू हो गया है। और रिपोर्ट में इसकी सीधी चेतावनी भी दी गई है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान, इन सभी जगहों के लिए अगले कुछ दिनों तक शीत लहर यानी कोल्ड वेव की चेतावनी है। ये सिर्फ एक एहसास तो नहीं है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये हवाएं अचानक इतनी ठंडी कैसे हो गईं? इसके पीछे जो मुख्य खिलाड़ी है वो है पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ओके। ये भूमध्य सागर से उठी नम हवाओं का एक सिस्टम होता है जो ईरान पाकिस्तान से होते हुए भारत पहुंचता है। रिपोर्ट में जिक्र है कि एक ऐसा ही सिस्टम अभी उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर ये विक्षोभ पाकिस्तान के ऊपर है तो इसका असर दिल्ली और हरियाणा में इतनी जल्दी और इतनी ज्यादा ठंड के रूप में कैसे पड़ रहा है? इन दोनों के बीच की कड़ी क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए कि हिमालय एक बहुत बड़ी दीवार की तरह है। ठीक है। जब ये पश्चिमी विक्षोभ आता है तो यह पहाड़ों पर बर्फबारी करता है, लेकिन जैसे ही ये सिस्टम आगे गुजर जाता है तो ये अपने पीछे एक तरह का हवा का वैक्यूम या कह लीजिए खाली जगह छोड़ जाता है। अच्छा। उस खाली जगह को भरने के लिए दीवार के ऊपर से यानी हिमालय के बर्फीले पहाड़ों से ठंडी, भारी और सूखी हवा तेजी से नीचे मैदानों की तरफ दौड़ती है। ओहो। इसीलिए विक्षोभ के जाते ही ठंड अचानक बढ़ जाती है। अच्छा, तो ये विक्षोभ एक दरवाजे की तरह काम करता है, जो खुलता है तो पहाड़ों की बर्फीली हवा सीधी मैदानों में आ जाती है। बिल्कुल सही समझा आपने। और आंकड़े भी शायद यही बता रहे हैं। रिपोर्ट का अनुमान है कि अगले 3 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आएगी। बिल्कुल, और इसका असर जमीन पर दिखना शुरू भी हो गया है। कल के आंकड़ों के मुताबिक मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 3.5 डिग्री? जी। ये तापमान खेती के लिए, खासकर पाले की आशंका को देखते हुए, काफी चिंताजनक हो सकता है। ये वाकई हैरान करने वाला है। एक ही देश, एक ही समय, एक कोने में 17 सेंटीमीटर बारिश से बाढ़ का खतरा, और दूसरे कोने में तापमान 3.5 डिग्री तक गिर रहा है। ये भारत की मौसमी विविधता का एक चरम उदाहरण है। सही बात है। तो उत्तर भारत के लिए साफ संदेश है कि गर्म कपड़ों की तैयारी और ठंड से बचाव जरूरी है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए। और सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, मध्य भारत में भी 24 घंटे बाद तापमान में ऐसी ही गिरावट की संभावना है। मतलब ठंड का असर धीरे धीरे और बड़े इलाके में फैलेगा। तो हमने 2 मोर्चों की बात कर ली, दक्षिण का गीला मोर्चा और उत्तर का बर्फीला मोर्चा। जी। लेकिन इस बड़ी जंग में एक तीसरा और शायद ज्यादा रहस्यमयी मोर्चा भी है, जहां ना तो बारिश है, ना कड़ाके की ठंड, बल्कि एक सफेद चादर है जिसने सब कुछ ढक लिया है। बात करते हैं कोहरे की। जी हाँ, कोहरा। रिपोर्ट के मुताबिक आज और कल मणिपुर और मेघालय में और आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा तक में घने कोहरे की चेतावनी है। और इसका असर भी दिख रहा है। आज सुबह की रिपोर्ट में विजिबिलिटी यानी दृश्यता के जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। मेघालय के शिलांग में विजिबिलिटी सिर्फ 200 मीटर थी। इम्फाल, वाराणसी, ग्वालियर जैसे कई शहरों में ये 500 मीटर तक थी। 200 मीटर की विजिबिलिटी का मतलब है कि आप सड़क पर 2 बिजली के खंभों के बीच की दूरी भी ठीक से नहीं देख सकते। बाप रे। इसका सीधा असर यातायात पर पड़ता है। उड़ानें और ट्रेनें देरी से चलती हैं या रद्द हो जाती हैं, और सड़कों पर दुर्घटना का खतरा तो कई गुना बढ़ जाता है। सही बात है। मुझे याद है, एक बार मैं ऐसे ही कोहरे में गाड़ी चला रहा था और 10 फुट आगे का भी नहीं दिख रहा था। ये 200 मीटर की विजिबिलिटी तो सुनने में ही डरावनी लगती है, खासकर उन पायलटों के लिए जिन्हें एक भारी भरकम हवाई जहाज को उतारना होता है।
लेकिन सवाल ये है कि ये कोहरा अचानक इतना घना क्यों हो गया? इसके बनने की वजह क्या है? देखिए, कोहरा बनने के लिए एक परफेक्ट रेसिपी चाहिए होती है। 3 चीजें जरूरी हैं: हवा में भरपूर नमी, तापमान का कम होना और हवा का बिल्कुल शांत होना। अच्छा। उत्तर और पूर्वी भारत में अभी यही हो रहा है। दिन में धूप से जो नमी बनती है वो रात में तापमान गिरने पर ठंडी हो जाती है। और हवा शांत है। हाँ, और क्योंकि हवा शांत है तो पानी की ये नन्ही नन्ही बूंदें कहीं उड़कर नहीं जाती, बल्कि हवा में एक जगह जमा होकर एक मोटी चादर बना लेती हैं। इसी को हम घना कोहरा कहते हैं। तो मतलब ये शीतलहर और कोहरा ये आपस में जुड़े हुए हैं? बिल्कुल। ठंडी हवा कोहरे के लिए सही माहौल बना रही है। ये तो एक बहुत ही जटिल तस्वीर बन रही है। एक तरफ डिप्रेशन, दूसरी तरफ शीतलहर और तीसरी तरफ कोहरा। ये एक साथ 3 अलग-अलग मोर्चों पर मौसम की चुनौती जैसा लगता है। ये एक बहुत ही जटिल लेकिन सामान्य मौसमी पैटर्न है, खासकर सर्दियों की शुरुआत में। एक तरफ समुद्री गतिविधियां दक्षिण को प्रभावित कर रही हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिमी विक्षोभ और उससे जुड़ी हवाएं उत्तर को। और जहां नमी और शांत हवाएं मिल रहे हैं वहां कोहरा बन रहा है। बिल्कुल। ये सब एक बड़ी वायुमंडलीय प्रणाली के अलग-अलग हिस्से हैं जो एक दूसरे पर असर डाल रहे हैं। तो आज के इस विश्लेषण से एक साफ तस्वीर उभरती है। भारत एक ही समय में कई तरह की तीव्र मौसमी घटनाओं का सामना कर रहा है। जी। दक्षिण में डिप्रेशन की वजह से भारी बारिश और तेज हवाएं जो जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर सकती हैं। उत्तर और मध्य भारत में शीतलहर और गिरता तापमान जो सेहत और खेती के लिए चुनौती है। और कई राज्यों में घना कोहरा जो यातायात और रोजमर्रा के कामों में बाधा डाल रहा है। बिल्कुल। ये दिलचस्प है कि ये सभी घटनाएं अलग अलग होते हुए भी एक बड़े मौसमी पैटर्न का हिस्सा हैं, और ये कहानी यहीं नहीं रुकती। अच्छा। इस रिपोर्ट में एक और छिपी हुई जानकारी है। इसमें 5 दिसंबर से एक नए कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आने की भी संभावना जताई गई है, जो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। तो इसका मतलब है पहाड़ों में और बर्फबारी। हाँ, पहाड़ों में और बर्फबारी और बारिश हो सकती है, जिसका असर कुछ दिनों बाद फिर से मैदानी इलाकों की ठंड पर पड़ेगा। ये एक चक्र है जो चलता रहेगा। ये सोचने वाली बात है कि एक ही समय पर देश के अलग-अलग हिस्सों में हो रही ये चरम मौसमी घटनाएं, दक्षिण में एक समुद्री डिप्रेशन और उत्तर में एक पश्चिमी विक्षोभ, ये भारत की जटिल और आपस में जुड़ी हुई मौसम प्रणाली के बारे में क्या बताती हैं? सही। ये हमें याद दिलाता है कि मौसम कोई स्थानीय घटना नहीं है। कैसे हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में हो रही हलचल का असर हमारे शहरों की सड़कों पर पानी बनकर दिखता है, और कैसे पहाड़ों पर गिरी बर्फ हमारे घरों में ठंड बनकर महसूस होती है। ये हमेशा हैरान करने वाला होता है।